देखो, आज से हम भारतीय इतिहास को पढ़ना चालू कर रहे हैं शुरू से। जहां तक देखो सिलेबस की बात है, चाहे प्री का सिलेबस हो, चाहे मेंस का सिलेबस हो, या किसी भी एग्जाम का सिलेबस हो, पढ़ने की दृष्टि से भारतीय इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्राचीन, एंशिएंट इंडिया। दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन। और तीसरे को कह रहे हैं आधुनिक, मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। अब ये जो विभाजन है, इस विभाजन में भी विवाद है कि हम किसको कहें आधुनिक और किसको कहें प्राचीन। तो सामान्यतः क्या है, जो इतिहासकारों ने जो बुक लिखी है ये पूरी दुनिया में, उसमें इतिहास को तीन ही कैटेगरी में बांट दिया गया है: एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अब अपने अपने हिसाब से मॉडर्निटी की लोगों ने परिभाषा दी है और अपने अपने हिसाब से उस इतिहास को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, नाम को लेकर भी विवाद है। और इसको इस रूप में भी इतिहासकारों ने लिखा है: हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। अंग्रेजों ने जब भारतीय इतिहास लिखा था तो प्राचीन काल को हिंदू काल कह दिया, मध्यकालीन को मुस्लिम काल कह दिया, और जब खुद का शासन आया उसको उनने दे दिया आधुनिक काल का नाम। हम भारतीय जो इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक तो वही है जब से अंग्रेजों का आगमन है तब से ही आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। बाकी सबको दो हिस्सों में बांट दिया, प्राचीन और मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत में हमारा जो ज्यादातर पॉलिटिकल इतिहास है, ज्यादातर जो राजनीतिक इतिहास है, उस राजनीतिक इतिहास में हमको मुस्लिम शासकों की प्रधानता दिखाई देती है, इसलिए उसको हमने मध्यकालीन भारत कह दिया। क्योंकि देखो, जो इतिहास है उसमें दरअसल क्या है, राजनीतिक इतिहास सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री। हालांकि आपको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इतिहास पर भी नजर रखनी पड़ती है, लेकिन मेन क्या है, पॉलिटिकल। जो इतिहास लेखन किया गया है वो भी राजनीतिक इतिहास को आधार बनाकर ही किया गया है कि सत्ता में कौन है, किसकी शासक सत्ता है। तो उसी सत्ता के आधार पर मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल के नाम से ही जाना जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मध्यकालीन भारत में 100% मुस्लिम शासक ही राज कर रहे थे, हिंदू शासक भी थे, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम शासकों की थी, इसलिए उसको कुछ इतिहासकार क्या है, मुस्लिम काल के नाम से भी लेखन किया गया है। बाकी प्राचीन भारत को उन्होंने कहा कि 100% हिंदू शासक थे। हालांकि वहां पे भी आपको बौद्ध दिखाई देंगे, जैन दिखाई देंगे, लेकिन ये एक सामान्यता विभाजन है। तो इसी रूप में हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया। अब देखो, इतिहास पढ़ने के दौरान पहले ही बताया, पूरा फोकस हमारा किस पे रहता है, पॉलिटिकल। इतिहास लेखन भी पॉलिटिकल के आधार पे किया गया है और व्यक्ति पढ़ता भी यही तो पॉलिटिकल, कि भाई मौर्य काल आया, मौर्य काल के बाद शुंग काल आया, शुंग काल के बाद उन्होंने कहा कि कनिष्क आ गए, हूण आ गए, कुषाण आ गए, शक आ गए। इसी आधार पे इतिहास चलता है और इसी आधार पे हम पढ़ते भी हैं। लेकिन हमको केवल राजनीतिक इतिहास में फोकस ना रखकर क्या है, थोड़ा सा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अब इधर से भी पूछे जा रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक। मतलब इतिहास में सिर्फ इतना नहीं होगा कि कौन ने कब से कब तक शासन किया, मौर्य काल कब से कब तक था, अशोक ने कब से कब तक था, अशोक के पिताजी का नाम क्या है, अशोक ने कौन से शिलालेख लिखवाए, ये तो है ही, ये सब पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते ही हैं। लेकिन हमारा फोकस क्या है, समाज, संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था पर भी रखना है। और देखो, भले हम इतिहास को बांट के पढ़ते हैं, लेकिन आपको इतिहास यदि पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक इतिहास को लेके एक तारतम्यता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब क्या है कि कोई भी चीज अचानक से अस्तित्व में नहीं आती है। जैसे हम देखेंगे कि भारत में सामंतवाद था,
कहां से आया सामंतवाद, शुरुआत कैसे हुई। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप इतिहास को क्रमिक रूप से पढ़ते हो और उस क्रम के रूप में देखोगे कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई। शासन व्यवस्था बदलेगी तो देखेंगे धार्मिक व्यवस्था बदल जाती है, आर्थिक व्यवस्था बदल जाती है, सामाजिक व्यवस्था बदल जाती है, सांस्कृतिक व्यवस्था बदल, मतलब सारी व्यवस्थाएं आपस में इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं कि एक में बदलाव होने पर दूसरे में अपने आप बदलाव होने लगेगा। बस इसी बदलाव को हमको ध्यान में रखना है कि ये बदलाव हो कैसे रहे, चेंजेस। यदि आप चेंजेस को नहीं पकड़ पाओगे तो इतिहास आपके लिए क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा जिसको आप टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने कहा हाँ भाई मेरे को मौर्य काल पढ़ना है तो मैंने मौर्य काल पढ़ लिया और मौर्य काल में सब चीजों को याद कर लिया। लेकिन मौर्य काल के बाद जो शुंग काल आया, फिर मैं उसको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ रहा हूं कि मौर्य काल कंप्लीट हो गया मेरा, अब मेरा शुंग काल आएगा और शुंगों को मैं पढ़ूंगा। लेकिन मौर्यों के बाद जो शुंग आते हैं तो उनकी एक कंटिन्यूटी है सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में। उसमें क्या बदलाव आया था, ये बदलाव यदि आपने यहीं से पकड़ लिया कि जब से हम भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं स्टोन एज के बाद से ही, चाहे हड़प्पन हो या फिर वैदिक, वैदिक के बाद तो कंटिन्यू है, बस वहीं से आपको क्या है इस क्रम को पकड़ना है कि समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, धर्म, इसमें कैसे और क्या बदलाव हो रहा है, वो कौन सा फैक्टर है जो इनको बदल रहे हैं और इनको बदलने के कारण क्या है। तब जाके आपको क्या है एक समझ बैठेगी इतिहास की कि हाँ भाई कैसे चीजों का विकास हुआ है, कैसे आज हमको जो दिखाई दे रहा है 2023 में जो भारत है वो लगभग हमको देखना पड़ेगा कि पिछले 2300 साल का इतिहास और उसके पीछे जाएंगे हम, और जब से मानव का विकास हुआ है तब से शुरू करके 2023 तक का हमको एक समझ डेवलप करनी है। तो कोशिश करना है कि समझ डेवलप हो इतिहास की, क्योंकि फैक्ट तो हर व्यक्ति याद कर लेता है, फैक्ट याद करने में कोई नहीं है, तुम थोड़ी जल्दी याद कर लोगे, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा लेट याद कर लेगा, लेकिन याद सबको हो जाएगा। फैक्ट फैक्ट की समस्या नहीं है, पॉलिटिकल इतिहास की भी समस्या नहीं, वो व्यक्ति याद ही कर लेता है। हर व्यक्ति के पास लूसेंट है, लूसेंट पढ़ता ही है, और लूसेंट पढ़ के कोई भी व्यक्ति इतिहास के फैक्ट को याद कर सकता है, प्री के क्वेश्चन तो लगभग कर सकता है, मेंस के क्वेश्चन भी लूसेंट बना देगा। लेकिन एक व्यक्ति ने लूसेंट पढ़ के इतिहास पढ़ा है और आपने इतना समय देके इतिहास पढ़ा है, दोनों की समझ में अंतर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इतिहास पढ़े और हमको भी कोई लूसेंट वाला इतिहास आता है जो लूसेंट डायरेक्ट पढ़ रहा है। हमारी समझ बननी है इतिहास में, बाकी याद तो सबको ही करना है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। भाई आपको याद तो सब कुछ करना ही है ना, कि मौर्यों के बाद कौन आया, शुंगों के बाद कौन आया, किसका क्या टाइम पीरियड था, किसने क्या स्थापना की है, किसने कौन सी बुक लिखी है, किसने कौन सा युद्ध लड़ा है, तारीख, ये तो इतिहास है, तिथि तारीख का इतिहास तो आपको याद करना ही करना है। लेकिन मेन चीज ये है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इस चेंजेस को पकड़ना है। यदि आप इस होने वाले परिवर्तनों को पकड़ पाओगे तो इतिहास मतलब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपकी एक समझ बनेगी और आप किसी भी मुद्दे पर इसमें आंसर लिखने की स्थिति में या किसी भी चीज को बताने के या समझाने के काबिल हो पाओगे। ठीक है ना, तो कोशिश ये करना कि एक समझ बने कि कैसे व्यवस्था बदल रही है, कैसे नया धर्म प्रादुर्भाव हो रहा है, क्यों नए धर्म आ रहे हैं, धर्म की उत्पत्ति ही क्यों हुई है, समाज ऐसा क्यों है, समाज कहाँ से आया, ये सब आपको आंसर यहीं पे मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है चीजों को कि कैसे चीजों की कैसे चीजों में बदलाव हो रहा है, तो उसी बदलाव को आप पकड़ने की कोशिश करना है। ठीक है ना, तो देखो पढ़ेंगे तो हम वही प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, लेकिन आप जान रहे हैं सिर्फ पढ़ने का विभाजन है, इतिहास में ऐसा कोई विभाजन है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि प्राचीन काल खत्म हो गया अब आज से मध्यकालीन चालू हो रहा है, तो केवल पढ़ने के लिए हमने अपने हिसाब से 3 हिस्सों में बांट लिया, बाकी इतिहास में तो कंटिन्यूटी है, आपने बोलने के हिसाब से आपने उसको अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं भारतीय इतिहास। तो देखो हमको तीनों टुकड़ों को जो पढ़ना है इतिहास के, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इन तीनों इतिहास के जो हिस्से हैं, स्वाभाविक सी बात है कि शुरुआत प्राचीन से होगी, प्राचीन मतलब जो सबसे पहले है, फिर मध्यकालीन बीच का, आधुनिक मतलब जो सबसे बाद में है। तो भाई शुरू तो प्रारंभ से ही किया जाएगा, जब तो आगे की समझ कहानी आएगी कि आधुनिक भारत में
जो बदलाव हुए हैं वो कैसे हुए हैं। आधुनिक भारत में जो चीज स्थापित हो रही है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन प्राचीन भारत से है। तो शुरुआत हमको प्राचीन से ही करनी पड़ेगी, तब जाके हम मॉडर्न इंडिया तक पहुंचेंगे और फिर तब जाके हम मॉडर्न इंडिया में चीजें हमको समझ आएंगी कि कैसी समाज है, क्या अर्थव्यवस्था है, क्या राजनीतिक व्यवस्था है, क्या धार्मिक व्यवस्था है। और देखो शुरुआत हम बिल्कुल शून्य से कर रहे हैं कि आज जो हम देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, एकदम जीरो से। मानव की उत्पत्ति से हम भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे। देखो जो मानव की उत्पत्ति है, मानव, ये इतिहास पूरी दुनिया के लिए एक सा है। भाई हम भारत में रह रहे हैं इसलिए भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान का इतिहास पढ़ते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के इतिहास में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के सिलेबस में अंतर है, वो अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम मानव की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं ये दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि मानव तो पूरी दुनिया में एक जैसा, एक साथ उत्पत्ति, एक ही विकास क्रम है मानव का। ऐसा नहीं है कि भारत के आदमी का विकास कुछ अलग हुआ, अमेरिका के आदमी के विकास कुछ अलग हुआ है। क्योंकि भारत अमेरिकी जिसको हम एक भौगोलिक इकाई कह रहे हैं, ये बहुत बाद की घटना है। बहुत बाद मतलब जिसको हम कह सकते हैं बस अभी अभी कुछ दिन पहले की घटना है, ऐसा कह सकते हैं। यदि हम मानव जाति के इतिहास को देखेंगे तो राज्य और देशों की उत्पत्ति अभी अभी की घटना है। अभी अभी की घटना मतलब हो सकता है कि अमेरिका का जन्म 1767 में हो और भारत अपने आप को कहे कि हम 5000 साल पुरानी एक संस्कृति है। लेकिन मानव जाति की इतिहास के टाइम पीरियड को देखोगे तो चाहे 4000 साल हो चाहे 5000 साल हो, ऐसा लगेगा कि बस जस्ट अभी अभी की घटना है। तो शुरुआत जो मानव की उत्पत्ति है, मानव की उत्पत्ति को एक कॉमन है, पूरी दुनिया में जो मानव उत्पत्ति हो रही है वो एक कॉमन है। इसको ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय मानव की उत्पत्ति है या पाकिस्तानी मानव की उत्पत्ति है। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो एक कॉमन है, पूरी दुनिया में वहीं से पूरी दुनिया का विकास क्रम उसी के रूप में हमको दिखाई देता है। तो देखो जहां तक मानव की उत्पत्ति की बात है, मानव की उत्पत्ति स्तनधारियों के समूह से हुई है। जिनको हम कहते हैं प्राइमेट्स, स्तनधारियों के समूह, मैमल्स, इनका एक ग्रुप था और इस ग्रुप में बहुत सारे आते थे जीव। वानर भी इसी के अंतर्गत आते थे, वानर जिसको आप कपी कह लो, लंगूर, गोरिल्ला, वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, छछूंदर, ओरेंगटन, ये प्राइमेट्स के समूह हैं, ये सब स्तनधारी मैमल्स हैं। इनमें से क्या है, ये जो वानर है जिसको हम कपी कह रहे हैं, इसी से मानव का विकास हुआ है। यहीं से हमको ये जो है ना आगे चल के मानव के रूप में विकसित होंगे, मानव का विकास, मानव का विकास कपी समूह प्राइमेट्स के वानर ग्रुप में मानव का विकास हुआ है। और जो मानव के विकास की शुरुआत हुई है, सबसे पहले उसको नाम दिया गया है उस वानर के समूह को रामापेथेकस। सबसे पहले उस वानर के समूह को जो नाम दिया गया है वो उसको नाम क्या दिया गया है, रामापिथेकस। और ये रामापिथेकस का टाइम पीरियड बताया गया है आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापेथेकस नामक जो कपियों का समूह है
वो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में रहता था। ये कहां पे कपियों का समूह रहता था? अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में, उष्ण कटिबंधीय जंगलों में। मानव का रामापिथेकस वानरों का एक समूह था जो आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के जंगलों में रहता था। ठीक है, यहीं से मानव की उत्पत्ति या मानव का विकास क्रम हुआ है। अब देखो इस रामापिथेकस का जो अवशेष है वो भारत में मिला है शिवालिक श्रेणी में। इसको आपको ये देखो यहाँ पे, अब यहीं पे पहला एक फैक्ट आ गया है कि भारत में रिचर्ड लेवी ने 1930 में 1930 में रिचर्ड लेवी ने शिवालिक श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में रामापिथेकस के अवशेष पाए। शिवालिक श्रेणी में रामापिथेकस के अवशेष खोजे 1930। रिचर्ड लेवी कहां पे? शिवालिक श्रेणी में, मतलब खोजे। ये था तो वहीं पे 2 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के घने जंगलों में रामापिथेकस वानरों का एक समूह था, इसको नाम दिया गया रामापिथेकस। उसके जो अवशेष है वो भारत में शिवालिक श्रेणी में खोजे गए। कब खोजे गए? 1930 में रिचर्ड लेवी के द्वारा। ठीक है ना। तो देखो मानव का विकास क्रम हमको रामापिथेकस एक वानर के समूह से दिखाई देता है। अब इसी रामापिथेकस में से कुछ लोग, इनका एक समूह टूटेगा, मतलब वानर का एक समूह था, रामापिथेकस इसको नाम दे रहे हैं। यही रामापिथेकस आगे जाके क्या है, कुछ इस ग्रुप के लोग मैदानों में प्रवेश करेंगे और वहीं से भारत का विकास होएगा, मतलब मनुष्य का विकास होगा। तो यहीं से पकड़ते हैं अपन रामापिथेकस, जो मानव का पूर्वज कह रहे हैं हम उसको। किसको? रामापिथेकस। रामापिथेकस वानरों का एक समूह रामापिथेकस था। इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा क्या है, मैदानी भागों में जाकर रहना चालू करता है। मैदानी भागों में जाकर, मैदानी भागों में जाकर विकास करती है, और एक शाखा जंगलों में ही रह जाती है। तो जंगलों में ही रह गए उसको हम कह देते हैं महाकपि वर्ग। महाकपि वर्ग, जो शाखा जंगलों में रह गई है और जो मैदानी भागों में प्रवेश कर गई, अब इसका हमको डेवलपमेंट दिखाई देगा। वानरों का समूह रामापिथेकस एक हिस्सा जंगलों में रहेगा, एक हिस्सा मैदानों में आकर विकास करता है। जो मैदानों में आकर विकास करता है यही मानव के रूप में हमको डेवलपमेंट दिखाई देगा। और जो मैदानों में आगे गया उसको अलग नाम दिया गया आगे चलकर, इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। आदि पूर्वज, मानव का पूर्वज रामापिथेकस। रामापिथेकस का ही विकास होकर मानव हुआ है। लेकिन फिर एक शब्द आ जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको मनुष्य का आदि पूर्वज कहा जाता है। और आदि पूर्वज इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव के विकास की हमको श्रृंखला देखने को मिलती है इसी से। मानव के विकास की श्रृंखला, मानव के विकास की श्रृंखला देखने को मिलती है। समझ रहे हैं? मानव के विकास की श्रृंखला मतलब क्या है? देखो रामापिथेकस के बाद ऐसा कोई क्रमिक विकास हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई देगा कि कैसे मानव का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज है
ये सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नामक प्रांत में ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान पे हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट है दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नामक प्रांत में टोंग नामक स्थान पर टोंग नामक स्थान पर टोंग नामक स्थान पर चूने की खदान में खोपड़ी पाई गई थी और इसकी जो खोज है वो रेमंड डार्ट ने 1924 में की थी। 1924 रेमंड डार्ट, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो इतने में आपको केवल 3 शब्द याद रखना है। रामापिथेकस मानव का पूर्वज, मानव जाति का पूर्वज है, जहां से हमको विकास देखने को मिलता है कि महाकपि वर्ग था रामापिथेकस। इसी का विकास होता है आगे चल के क्या है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में। और ये जो रामापिथेकस के अवशेष है, रामापिथेकस तो दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता था, लेकिन रामापिथेकस के अवशेष भारत के शिवालिक श्रेणी में 1930 में रिचर्ड लेवी ने खोज दिए थे। तो एक तो ये फैक्ट हो गया। रामापिथेकस के बाद रिचर्ड लेवी का नाम याद रखना है। फिर रामापिथेकस हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी खोजा है अफ्रीका में ट्रांसवाल नामक प्रांत के टोंग नामक स्थान में चूने की खदान में एक जो खोपड़ी मिली थी, उससे उस खोपड़ी के अवशेष से पता चल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। और वो किसने खोजा? वो खोजा रेमंड डार्ट ने 1924 में। तो ये 3 फैक्ट है इतनी देर में अपन को जो याद रखने हैं। फिर हमने क्या कहा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा गया। और आदि पूर्वज क्यों कहा गया है? क्योंकि यहीं से मानव के विकास की एक श्रृंखला देखने को मिलती है कि क्रमिक विकास मानव इसके बाद एक के बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट करता है मानव। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो अगला मानव हमको दिखाई दिया, मतलब बदलाव हो रहा है जो मानव में, उसको नाम दिया गया था होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो विकास क्रम में जो दूसरा मानव को नाम दिया गया है वो हैबिलस। इस होमो हैबिलस के बारे में आपको एक दो लाइन याद रखनी है कि प्रथम बार हाथ का खुलकर प्रयोग इसी होमो हैबिलस मानव ने किया। प्रथम बार हाथ का खुलकर प्रयोग। देखो अभी तो वानर के जैसे थे, हाथ पैर दोनों, चारों आगे के जो 2 हाथ थे वो भी पैर के रूप में उपयोग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होमो हैबिलस जो मानव है वो आगे के पैर को हाथ के रूप में उपयोग करना चालू कर देता। मतलब देखो अब यहाँ पर जो वानर है वो 2 पैरों पे खड़ा होना चालू हो रहा है और आगे के जो 2 पैर हैं उसका उपयोग क्या है, हाथ के रूप में कर रहा है। और जब हाथ के रूप में करेगा मतलब अब वो यहाँ से क्या है, औजार का प्रयोग भी यहीं से चालू कर देगा, क्योंकि हाथ हमने खोल लिए तो औजार का प्रयोग, औजार का प्रयोग भी पहली बार इसी होमो हैबिलस मानव ने किया। फिर होमो हैबिलस के बाद एक मानव और दिखाई देता है, इसको कहते हैं हिडलबर्ग। होमो हैबिलस का जो विकास होता है वो हिडलबर्ग के रूप में, हिडलबर्ग। ये यूरोप में विकसित हुआ था और वहीं पर समाप्त भी हो गया। यूरोप में विकसित और वहीं पे समाप्त भी हो गया, वहीं पर समाप्त भी हो गया। फिर हिडलबर्ग के बाद जो मानव का अगला विकास क्रम है उसको नाम दिया गया है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस
को नाम ही दिया गया है जब मानव सीधा चलना प्रारंभ कर देता है। मानव सीधा चलना प्रारंभ कर देता है। जब से अभी देखो, हिडलबर्ग तो यूरोप में विकसित, यूरोप में खत्म। होमो हेबिलस पहली बार हाथ का खुलकर प्रयोग कर रहा है और औजार भी चला दे रहा है, मतलब आगे के पैर थे उसने हाथ के रूप में उपयोग करना चालू कर दिया। लेकिन अभी भी वो क्या है, जानवर जैसे ही चौपाया ही चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, जो होमो इरेक्टस मानव है वो दो पैरों पर चलना, मतलब अब यहां पर सीधा खड़ा हो गया, दो पैर का उपयोग कर रहा है और आगे वाले दो उसके हाथ हो गए, तो मानव अब यहाँ पर सीधा खड़ा होना चलना प्रारंभ कर रहा है और इसी मानव को नाम दिया गया है होमो इरेक्टस मानव। अब देखो ये होमो इरेक्टस मानव के हमको दो टाइप के यहाँ पे मानवों का उल्लेख देखने को मिलता है। एक को कहते हैं जावा मानव, जावा मानव, और दूसरे को कहते हैं पीकिंग मानव, पीकिंग मानव। जावा मानव, पीकिंग मानव, ये दोनों मानव ही नरभक्षी थे, नरभक्षी, आदमी को खाने वाले नरभक्षी थे। ठीक है ना, दोनों ही होमो इरेक्टस है, लेकिन अलग अलग जगह इनके अवशेष मिले हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के जावा में मिला तो उसको जावा मानव कह दिया। चीन के पीकिंग, बीजिंग उसी को पीकिंग कहते हैं, वहां पे मानव मिला तो उसको पीकिंग मानव कह दिया गया। अब देखो ये जो जावा मानव है, इस जावा मानव की खोज जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में, टिनिल ग्राम में, सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में इसके अस्थि पंजर हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, और इसी जगह पर पहली बार आग के साक्ष्य भी मिले हैं। आग के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन अभी ये जो जावा मानव है इसको भी कपी वर्ग में ही रख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हमको कोई ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है। इसको, इस जावा मानव को एक और नाम दे देते हैं पिनथेंकेथ्रोपस इरेक्टस, ये नाम याद रखना। ये जावा मानव को ही दिया गया नाम। ठीक है, तो होमो इरेक्टस ही है जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे इसके अस्थि पंजर मिले हैं, उसको उसी के नाम से जावा मानव कह रहे हैं। अब देखते हैं पीकिंग मानव की कहानी। पीकिंग मानव भी नरभक्षी है और ये भी क्या है, होमो इरेक्टस ही है, मतलब ये भी सीधा खड़ा होता था, अपने हाथों का प्रयोग करता था, रीढ़ की हड्डी सीधी थी, हाथों का प्रयोग करता था, इसने औजारों का प्रयोग किया, ये भी नरभक्षी था। और इसके भी अस्थि पंजर हमको कहा मिले हैं, पीकिंग में मिले हैं, इसलिए इसको पीकिंग मानव कहते हैं। मतलब जावा और पीकिंग में कोई अंतर नहीं, बस अलग अलग जगह पाए गए हैं, इसलिए उनको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। पीकिंग मानव को ही दूसरा नाम दिया गया है सिनेंथ्रोपस मानव। सिनेंथ्रोपस, ये पीकिंग को सिनेंथ्रोपस और पिथिंकेंथ्रोपस इरेक्टस कह रहे हैं हम जावा मानव को। ठीक है, तो ये दोनों को आप अलग अलग नाम से याद रखना। ठीक है, तो देखो रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद
होमो हेविलस, होमो हेविलस के बाद हेडलबर्ग, हेडलबर्ग के बाद होमो इरेक्टस। फिर होमो इरेक्टस के बाद जो मानव दिखाई देता है उसको जो नाम दिया गया है वो है नियंदरथाल मानव। नियंडर थाल, नियंडरथाल मानव। अब देखते हैं इस नियंडरथाल की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखो जो नियंडरथाल है, जर्मनी में नियंडर नदी की घाटी में गुफाओं में रहता था। कहां पे? जर्मनी, जर्मनी में नियंडर नदी, नियंडर नदी के किनारे गुफाओं में, गुफाओं में रहने वाला मानव नियंडरथाल मानव। इस नियंडरथाल मानव में हमको एक चीज है, यहां पे हमको संस्कृति के विकास की सूचना मिलती है। संस्कृति विकास की सूचना, संस्कृति विकास की सूचना मिलती है। संस्कृति का विकास मतलब समझ रहे हैं ना कि यहां पर आपको क्लास दिखाई देगा, वर्ग विभाजन, श्रम विभाजन, ये सारी चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी को कह देते हैं संस्कृति। दफनाने की परंपरा, कैसे दफनाते हैं, जलाते हैं, गड़ाते हैं, ये तो सब संस्कृति के हिस्से हैं। आत्मा की अमरता की संकल्पना, पारलौकिक जीवन, आत्मा पारलौकिक जीवन की, मरने के बाद क्या भी उनने पारलौकिक जीवन, अक्षरों का ज्ञान, आग का ये लोग व्यापक प्रयोग करते हैं। आग का व्यापक प्रयोग, आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग शुरू होता है। मतलब देखो पृथ्वी के क्या है, अलग अलग हिस्सों में ये लोग जाके, मतलब अफ्रीका से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो हो रामापिथिकस की शाखा निकली वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और फिर यही अलग अलग हिस्सों में जाके अपना विस्तार कर रहे हैं। तो जैसे इंडोनेशिया में चला गया उसको जावा मानव कह रहे हैं, उसको पीकिंग मानव कह रहे हैं, जर्मनी में चला गया उसको नियंडरथाल कह रहे हैं, और ये धीरे धीरे क्या है विकसित हो रहे हैं। अंत में सब देखेंगे होमोसेपियंस ही बन जाएंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। ये नियंडरथाल है, इनका भी संघर्ष होगा आगे चल के, तो इसमें से नियंडरथाल भी खत्म हो जाएगा, इनका भी आगे लड़ाई होगी दूसरों से, और ये भी खत्म हो जाएगा। अभी एक शोध हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर है शोध, उसमें ऐसा बताया गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, भाई व्यक्ति की आदत है नहीं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं अपने आप, और कुछ लोगों को बहुत एफर्ट करना पड़ता है जल्दी उठने के लिए। तो जो लोग सुबह बहुत आसानी से जल्दी उठ जाते हैं, नियंडरथाल मानव का जीन है उनके अंदर, ये जीन ही उनको जल्दी उठाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा प्रारंभिक स्तर पर एक शोध आया है, उससे पता चल रहा है। तो देखो होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल, नियंडरथाल की आपको इतनी जानकारी रखनी है कि जर्मनी में है, नियंडर घाटी में पाया गया है। ये सांस्कृतिक विकास का सूचक है, आगे का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया है। संस्कृति विकास का सूचक है, मतलब वही दफनाने की परंपरा है और पारलौकिक जीवन का ज्ञान है, सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका नियंडरथाल मानव है। नियंडरथाल के बाद जो मानव आता है उसको कहते हैं क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन है मस्तिष्क क्षमता इसकी अधिक थी, मस्तिष्क क्षमता अधिक थी। ठीक है, और इसके बाद जो मानव आया वो है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, ठीक है ना, और ये होमोसेपियंस को ही आधुनिक मानव कह रहे हैं हम, आधुनिक मानव। मतलब आज हम जैसे दिख रहे हैं वो होमोसेपियंस है, इसके पहले हम क्या है, आज जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है।
हम कपी वर्ग के ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं, लेकिन होमोसेपियंस मानव ही आधुनिक मानव है जो आज से 30,000 वर्ष लगभग उच्च पूरा पाषाण काल में हमको दिखाई देता है। बस होमोसेपियंस ही हम जो आज जैसे हाथ पैर चेहरा है ये सब होमोसेपियंस जैसा ही है। तो होमोसेपियंस से ही हम हमको क्या है जिसको कहना चाहिए कि मानव का सही डेवलपमेंट देखने को मिला। मतलब देखो ये तो जो विकास क्रम था कि मानव मानव बना, कपी वर्ग से मानव बना। अब कपी वर्ग और यदि आप पीछे चले जाओगे तो फिर तो आपको डार्विन की थ्योरी में दिखाई देगा कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति होती है सबसे पहले। अब पृथ्वी की उत्पत्ति की भी बहुत लंबे कहानी है, उसके लिए भी अलग अलग सिद्धांत है। सबसे पहले तो ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए गए। उसमें सबसे स्वीकार्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है कि बिग बैंग थ्योरी के एक अचानक से विस्फोट होता है और विस्फोट से ये पूरा ब्रह्मांड आता है। फिर उसी ब्रह्मांड से हमारा सौरमंडल बना, उसी सौरमंडल में एक पृथ्वी एक ग्रह है। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के अलग सिद्धांत है कि भाई गैस का गोला था, नेबुला था, फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होते जमा, फिर बारिश हुई और फिर महासागरों की उत्पत्ति हुई, फिर ज्वालामुखी फटे, फिर पृथ्वी पे वायुमंडल बना और फिर धीरे धीरे करके क्या है पृथ्वी आई। पृथ्वी में पानी आया, सबसे पहले पानी में जीवन की उत्पत्ति होती है। जीवन सबसे पहले एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर आता है, वही फिर धीरे धीरे विकसित होता है। पहले वनस्पति, फिर वो पानी में, फिर उभयचर, और एक पूरा हमको क्या है मानव जीव जंतुओं का विकास। और उसी विकास क्रम में हमने देखा कपी वर्ग, और जो कपी वर्ग है यही कपी वर्ग आगे चल के क्या है मानव होमोसेपियंस। मतलब सोचो कहानी कितनी लंबी है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व होती है, फिर उस पर रहने लायक दशाएं बनती हैं, फिर जीवन में पानी की उत्पत्ति होती है, फिर वहीं से वो जीवन एक कोशिकीय जीव निकल के जमीन पर आता है और फिर वही जमीन से वो आगे बढ़ता है और वही डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। उसी मतलब हमने क्या है बहुत लंबा है, सोचो ना 4.5 अरब वर्ष के इतिहास को हमने 20 मिनट में, कि हम सीधे यहीं पे पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि हमको तो भारतीय इतिहास पढ़ना है। लेकिन अभी मानव तो आ जाए, तो यहां तक आ गया है मानव। आज से 30,000 वर्ष पूर्व को होमोसेपियंस दिखाई देता है, जो मानव के आज जो हम मानव देख रहे हैं वैसा ही मानव है होमोसेपियंस। देखो ये तो मानव का विकास क्रम है। अब इसके बाद होमोसेपियंस ने क्या किया है, इसके बाद होमोसेपियंस ने जो किया है वो हमको देखना है कि आधुनिक मानव बन गया। तो देखो आधुनिक मानव के विकास क्रम को आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ नहीं, मुश्किल से 4-5 फैक्ट होंगे, एक बार आप याद कर लोगे तो हमेशा के लिए आप फुर्सत हो जाओगे इस पूरे चैप्टर से। कुछ नहीं है इसमें, मानव का विकास क्रम हमने उसको बहुत सीमित कर दिया है। चाहो तो आप एक लाइन और याद कर सकते हो कि जो मानव की उत्पत्ति है वो टर्सरी युग के प्लायोसिन काल में हुई थी। टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में, मतलब ये जो पृथ्वी का भूगर्भिक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से ये अलग अलग युग और काल में उसको विभाजित किया गया। तो आप तो बस एक शब्द याद कर लो, ठीक है। तो ये मानव की उत्पत्ति और विकास है होमोसेपियंस तक। अब होमोसेपियंस के बाद की आगे की कहानी क्या है? होमोसेपियंस के बाद की आगे की कहानी। अब होमोसेपियंस जब विकसित हो जाता है 30,000 वर्ष पूर्व तक, हम देखते हैं कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद जो इतिहास का काल है, उस इतिहास के काल को कहते हैं पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब देखो एक तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दें कि भाई हमको ये जो इतिहास की जानकारी मिल रही है वो कहां से मिल रही है। इतिहास की जो जानकारी मिल रही है वो कहां से मिल रही है। अभी हम जब इतिहास को पढ़ेंगे तो भाई जानकारी का स्रोत क्या होता है कि कहीं से कोई लिखा हुआ मिल जाए, कोई किताब मिल जाए, किसी के कुछ अवशेष मिल गए, बर्तन मिल गए, हड्डी मिल गई। तो अलग अलग स्रोतों से हमको जानकारियां मिलती हैं और उन्हीं जानकारियों के आधार पर फिर इतिहास का लेखन किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं ना, कहीं हमको शिलालेख मिलेंगे, कहीं हमको किताब मिलेगी, कहीं हमको लिपि मिलेगी, कहीं ताड़पत्रों की प्राप्ति होगी।
इन सबको मिला के ही इतिहास का लेखन किया जाता है। कहीं हम वैज्ञानिक अवशेष देखेंगे कि हमको खोपड़ी मिली, मिट्टी का बर्तन मिला, कुछ और मिला, पत्थर पे कुछ लिखा मिला, शिलालेख, स्तंभ लेख, इन सब से इतिहास का लेखन किया जाता है। तो देखो, जो होमोसेपियंस तक तो आ गया था, होमोसेपियंस के बाद का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको कहते हैं पाषाण। पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज, पाषाण काल। नाम से स्पष्ट है, पाषाण मतलब पत्थर और काल मतलब समय, पत्थर का समय, स्टोन एज। अब पत्थर का समय, इसका मतलब ये नहीं है कि मानव का समय ना हो के पत्थर का समय। पत्थर का समय है कि मतलब हर चीज पत्थर है, हर चीज जीवन में जो है पत्थर की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण। जैसे आज का जो समय है, आज के समय को हम क्या कहते हैं? आज के समय को कहते हैं तकनीकी युग। जैसे आज यदि इतिहास लेखन हो रहा होगा, हो सकता है आज से 500 साल बाद जो लोग पढ़े तो आज के काल को क्या नाम देंगे? आज के काल को नाम देंगे तकनीकी युग। अलग अलग नाम दिया गया है इतिहास में। जैसे आज टेक्नोलॉजिकल युग है, कभी किसी को कहते हैं कि यह सामंतवादी युग था, सामंतवादी काल था। आज का युग तकनीकी युग है, मतलब क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हमको तकनीक दिखाई दे रही है, बिना तकनीक के कुछ नहीं हो रहा है, बिना तकनीक के कुछ नहीं हो रहा है। तो ये वो काल है जब सब कुछ पत्थर से, आदमी पत्थर के घरों में रह रहा है, पत्थर ही सब कुछ है उनका, उनके बर्तन भी पत्थर हैं, पत्थर ही उनके जीवन का आधार है, पत्थर से ही सब कुछ तय हो रहा है। और इस पाषाण काल को एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या नाम दिया गया है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरियन एज कहते हैं। देखो, जो साक्ष्य होते हैं किसी भी चीज के सबूत, साक्ष्य के आधार पर इतिहास के 3 हिस्से कर दिए गए हैं। साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि यहां पर हमको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा। लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब समझ रहे हैं ना? अब भीमबेटका की गुफाओं जाओगे तो वहां पे आपको पेंटिंग मिलेगी, ऐसा लग रहा है कि मानव यहां पर रहता था, पेंटिंग करता। आदमगढ़ में, आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वहां पे भी आपको इस टाइप के साक्ष्य मिलेंगे। पूरी पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में क्या है? पत्थरों के औजार मिले हैं। कुछ लिखा नहीं मिला है, लेकिन औजार मिले, जिससे पता चल रहा है कि लोग पत्थर का उपयोग करते थे। तो ऐसे काल को हम क्या नाम देते हैं? प्रागैतिहासिक काल। कि साक्ष्य तो है कि हाँ आदमी रहता था, बस इसके अलावा कोई जानकारी नहीं, उनके अवशेष मिले हैं और उसकी प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक ऐसा काल आता है जिसको हम कहते हैं आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक ऐसा काल है कि जिसमें लिखित के साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। लिखित प्लस पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित एवं पुरातात्विक साक्ष्य कि उनकी लिपि भी है, उन्होंने लिखा भी है, और अवशेष भी मिल रहे हैं कि उनके घर मिले हैं, बर्तन मिले हैं, जो कुछ भी मिल रहा है, दोनों चीज मिल रही है। ठीक है ना? तो उसको कह रहे हैं लिखित साक्ष्य। लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? आद ऐतिहासिक काल। ठीक है? और एक होता है फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल का भी यही मतलब है कि हमको क्या है?
लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिखित भी मिले हैं प्लस पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त, दोनों ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंतर क्या है आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में, कि आदि ऐतिहासिक काल का जो लिखित साक्ष्य है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका। लिखा तो है उनने लेकिन हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक। जिस दिन इसको पढ़ लेंगे वो हिस्सा भी आदि ऐतिहासिक से निकल के कहां पहुंच जाएगा, ऐतिहासिक में। जैसे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, भरपूर मिले हैं, पूरे नगर की नगर मिले हैं, उनकी लिपि भी मिली है, उनने लिखा भी कुछ है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए हड़प्पा आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। और बाकी फिर जो इतिहास बचेगा उसमें लिखित भी साक्ष्य मिल रहे हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल रहे हैं। तो देखो ये साक्ष्य के आधार पर इतिहास के 3 हिस्से होते हैं। अब देखो एक और चीज इसको है जिसको कहते हैं हम माइथोलॉजी। माइथोलॉजी 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 इतिहास से अलग है। लोग इसी में घालमेल कर देते हैं कि माइथोलॉजी को ही इतिहास समझने लगते हैं। माइथोलॉजी मतलब क्या है, आपकी किस्से कहानी, आपके आख्यान, ये सब माइथोलॉजी का हिस्सा है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, कथा कहानी है, इसका क्या प्रमाण लगाओगे? आपके उसको मिथ कह देते हैं कि ये माइथोलॉजी का हिस्सा है। आपकी रामायण, आपकी महाभारत, राम कृष्ण भगवान सब इसके अंतर्गत आते। इधर हमको कभी कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसी भी चीज का ना देखो, ना तो आपका लिखित साक्ष्य है ना पुरातात्विक साक्ष्य है, वो सब कहां आ जाएगा, माइथोलॉजी का हिस्सा हो जाएगा। और माइथोलॉजी इतिहास का हिस्सा नहीं। आप ये मत सोचो कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमको ये पढ़ने को मिलेगा कि राम भगवान वनवास गए थे तो वो कैसा कैसा क्या किया। इट्स मिथ, माइथोलॉजी, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। हालांकि देखो अब हर अनुयायी अपना दावा करता है, उन्होंने कहा कि राम भगवान का तो उनका श्रीलंका में ब्रिज है, फिर यहाँ पे सीता जी पैदा हुई थी, यहाँ राम भगवान, ये सब किससे कहानी, पुरातात्विक साक्ष्य की कोई बात नहीं है। और जब तक पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कोई इतिहास का हिस्सा भी नहीं है, वो माइथोलॉजी का हिस्सा है। हाँ, इसी टाइप से कहता है ऐतिहासिक व्यक्ति। इतिहास में हम गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं, महावीर जैन को पढ़ते हैं, गुरु नानक को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। राम को नहीं पढ़ते क्योंकि राम ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। राम थे नहीं थे इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। इसलिए देखो इतिहास में अपन बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म को पढ़ेंगे, समकालीन 62 संप्रदाय पढ़े थे, सब 62 संप्रदाय उदय हुए थे, सबका अपन कुछ कुछ दिखाई देगा। जो इतिहास के ऊपर उपलब्ध है उन्हीं व्यक्ति, ऐतिहासिक व्यक्तियों को ही हम इतिहास में पढ़ेंगे। बाकी सब क्या है, आख्यान का हिस्सा है, तो उसको उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो देखो ये साक्ष्य के आधार पर इतिहास के 3 हिस्से कर दिए हैं, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक पढ़ेंगे कि जहां पर हमको केवल पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है कि कुछ अवशेष मिले हैं मानव के, कि मानव यहां पर रहता था। अब वो क्या करता था क्या नहीं करता था इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि क्या है कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध है नहीं। तो उन्हीं अवशेषों को जोड़ जोड़ के हमने क्या है कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, तो उसी को नाम दे दिया गया है प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल। क्योंकि पत्थरों की अधिकता, औजार पत्थरों का, घर पत्थर का, पेंटिंग कर रहे तो भी वो पत्थर पे कर रहे हैं, सब कुछ पत्थर पे, उनका जीवन ही पत्थर से चल रहा था। कुल्हाड़ी पत्थर की, हथौड़ा पत्थर का, औजार पत्थर के, चक्कू पत्थर की, सब चीज पत्थर की, जो भी चीजें मिली हैं सब पत्थर की मिली है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, स्टोन एज। अभी देखेंगे जब स्टोन एज खत्म होगा उसके बाद के काल को नाम दे दिया गया है ताम्र पाषाण काल, कि पत्थर के साथ साथ अब तांबा भी उपयोग में करने लगे, तो ताम्र पाषाण काल। फिर उसके बाद देखेंगे कि कांस्य युगीन सभ्यता कह दे रहे हैं कि अब पत्थर और तांबे के अलावा कांसे की धातु का व्यापक प्रयोग होने लगता है, तो उसको कांसा युग कह दे रहे। समझ रहे ना, जो नाम दे रहे हैं वो नाम इसी आधार पे दे रहे हैं कि किस चीज का अधिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको 1-2 फैक्ट याद रखने हैं पाषाण काल, और विशेषकर हमको भारत में पाषाण काल के
देखो पहले बताया कि यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सीमित सीमित रूप में देखेंगे कि कौन कौन सा स्थल है और कहाँ कहाँ है, और एक दो व्यक्ति हैं जिनके नाम हमको याद रखना है। पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इसके जो जनक हैं, देखो भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, दुनिया के संदर्भ में हमें मतलब नहीं है। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के जनक डॉक्टर प्राइम रोज हैं। डॉक्टर प्राइम रोज भारत में पाषाण काल के जनक 1842 में। जनक का मतलब क्या है? पाषाण काल के अवशेष सबसे पहले डॉक्टर प्राइम रोज ने खोज के लाए कि यार देखो ये पत्थर के औजार मेरे को यहाँ पर मिले हैं, तो वहीं से बोल दिया गया कि ये भारत का पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं, तो वो उनको जनक बोल दिया गया। ठीक है। और देखो भारत में प्रागैतिहासिक काल के पहली बार बड़े पैमाने पर जो पाषाण उपकरण खोजे गए थे वो कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगासुर नामक स्थान पर, कर्नाटक और रायचूर जिला लिंगासुर नामक स्थान पर, लिंगासुर नामक स्थान पर हमको इसके अवशेष बड़ी मात्रा में हमको प्राप्त हुए। फिर इसके बाद 1853 1853 1853 में जॉन इवांस 1853 में जॉन इवांस ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर में पाषाण, ये स्थल का नाम है टी नरसिंहपुर, यहां पर पाषाण उपकरणों की खोज की, पाषाण उपकरण। ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी मात्रा में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगासुर नामक स्थान पर, फिर देखो नर्मदा नदी के तट पर भी मिल गया। फिर एक दो जगह और, जैसे पलवरम में हैंडेक्स कुल्हाड़ी की खोज की गई, अत्रि अत्रिपक्कम में हैंडेक्स खोज की गई, और भी अलग अलग जगह अलग अलग उपकरणों की खोज की गई। और उन्हीं उपकरणों के आधार पर भारत के पाषाण युग का इतिहास बताया गया कि यहां पर भी मिला है, यहां पर भी मिला है। तो देखो अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको यही देखना है कि कुछ स्थलों के नाम याद रखने हैं कि कहां पर क्या प्राप्त हुआ है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत स्थल हैं जिनकी हमको जानकारी रखनी है। ठीक है ना। तो पहले तो देख लो क्या है कि जो पाषाण काल का विभाजन है, स्टोन एज, ये बहुत पुराना है। 5 लाख से लगभग 6,000 वर्ष ईसा पूर्व तक के काल को स्टोन एज के नाम से जाना गया है। और इस स्टोन एज को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्टोन एज को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल, पाषाण काल के में सबसे पुरा, उसको बोल दिया पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, पुरा पाषाण काल। उसके बाद के पाषाण काल को बोल दिया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरे वाले को बोल दिया नियोलिथिक, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक
लिथिक, न्यूलिथिक पीरियड, और बीच वाले को बोल दिया मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज। तो देखो पाषाण काल के 3 हिस्से कर दिए गए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब इस पाषाण काल को और डिवाइड किया गया है। ये जो पुरा पाषाण काल है इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, आप तो याद रखो कि पाषाण काल 3 हिस्से हैं, पुरा, मध्य और निम्न पाषाण काल। ठीक है, ये 3 तो आपको याद रखने ही है। अब हमको बस में इसमें यही देखना है कि पुरा पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है और नव पाषाण कालीन स्थल कौन सा है। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि इस पाषाण काल का भी डिवाइड क्यों किया गया है। पाषाण काल पत्थर के उपकरण, बात खत्म है, लेकिन ये क्या लफड़ा है कि निम्न मध्य पुरा। तो यहां पर पत्थर के उपकरणों में भी हमको विविधता दिखाई देती है। कई जगह पत्थर के उपकरण बिल्कुल सादे हैं कि पत्थर है, पत्थर जैसे हम देखते हैं। कई जगह उस पत्थर के उपकरण की कुल्हाड़ी बना दी गई, कई जगह उस पत्थर के उपकरण से नुकीले उपकरण बना दिए गए। तो जैसे जैसे उपकरणों में बदलाव देखने को मिला है उसको हमने नया नाम दे दिया। भाई सबसे पहले आदमी को सबसे सुलभ क्या, पत्थर है, पत्थर उठा के मारना चालू किया, शिकार करना। लेकिन फिर उसको लगा कि यार पत्थर को भी यदि नुकीला कर दिया जाए, घिस घिस कर उसका भी औजार बना लिया जाए, शिकार करना आसान हो जाएगा, लकड़ी काटना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उसने क्या है, पत्थर के उपकरणों को भी अपने हिसाब से ढालना चालू किया। तो जो आपको 3 कैटेगरी दिख रही ना, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये तीनों कैटेगरी में आपको पत्थरों के औजारों की आकृति में ही अंतर दिखाई देगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि नव पाषाण काल का पत्थर का औजार पुरा पाषाण काल के पत्थर के औजार से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा विकसित होगा, ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे पत्थर का बिल्कुल साधारण टाइप का औजार, लेकिन नव पाषाण काल में आपको दिखाई देगा बहुत कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा पत्थर के औजारों को ही लेके। इनका टाइम पीरियड भी है, टाइम पीरियड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कौन कौन सा उपकरण हमको कहाँ कहाँ कैसे क्या मिलता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूं। निम्न, मध्य, उच्च, तीनों को ही हम क्या है, पुरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। तो देखो जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसकी में आपको याद रखना है कि उपकरण बनाने के लिए कोर प्रणाली का उपयोग करते थे। उपकरण बनाने के लिए कोर प्रणाली का उपयोग करते थे। उपकरण बनाने के लिए कोर प्रणाली, कोर प्रणाली मतलब समझ रहे हैं ना, पत्थर के ऊपर के छिलके हटाते जा रहे हैं और बीच का जो कोर है उसी से उपकरण बना रहे हैं। और इस काल के जो उपकरण हैं उस उपकरण में चॉपर, चोपिंग, चॉपर, चोपिंग, क्लीवर, हैंडेक्स, हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, ये वो उपकरण है जिसमें क्या है, पत्थर को एक साइड से धार धार कर दिया जाता है और दूसरे साइड से उसको पकड़ने जैसे युग बना दिया जाता है। तो वही हो जाता है चॉपर, चोपिंग। अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल के भी स्थल भारत में प्राप्त हुए हैं, जैसे कश्मीर में लिड्डर नदी की घाटी में जो पहलगांव है वहां पर पुरा पाषाण काल का मिला हुआ है। राजस्थान के डिंडवाना में, महाराष्ट्र के नेवासा में, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में, ये सब क्या है,
पुरा पाषाण काल के ही स्थल हैं, निम्न पुरा पाषाण काल के। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है, लिड्डर नदी के किनारे, लिड्डर नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। राजस्थान का डिडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी की घाटी है, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का टी नरसिंहपुर है, भीमबेटका है एमपी में, टी नरसिंहपुर भीमबेटका। देखो भीमबेटका आगे भी आएगा, पुरा पाषाण में भी दिखाई देगा और मध्य पाषाण में भी दिखाई देगा, लेकिन वो पेंटिंग के लिए जाना जाएगा, अभी यहाँ पर केवल रह रहा है। ये पुरा पाषाण काल का भी जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसमें मनुष्य को आग का ज्ञान तो था पर उसका उपयोग नहीं कर पाया था। वो आग का ज्ञान था पर उपयोग नहीं, आग का ज्ञान तो था पर उपयोग नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल की कहानी क्या है कि यहां पर जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसमें क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जा रहा था।